हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट हो चुका है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आज हमारा जो सेशन है उसी चैप्टर का इवेल्युएशन करेंगे, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज MCQ और उसी पे बेस्ड केस स्टडीज़ करेंगे। तो देखते हैं आप लोगों को कितना चैप्टर नंबर 2 समझ आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडीज़ और MCQ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सारे आंसर्स अपने मार्क करते रहिएगा और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आउट ऑफ 20 आप लोगों को कितने मार्क्स मिले। और किसी क्वेश्चन में आपको किसी तरीके का डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, या जर्नल गाइडलाइंस हैं, या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या फिर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स है? सोचिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर नहीं पता तो मेरा पार्ट 1 देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, इसका आंसर चुटकियों में पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर चैप्टर नहीं भी आता तो थोड़ा बहुत चैप्टर इन्हीं क्वेश्चंस में आपको समझ आ जाएगा। और चैप्टर समझने के लिए तो आप मेरे दोनों पार्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के देख सकते हैं, दोनों ही डले हुए हैं। तो बताइए क्या आंसर है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दे देता है? एक जर्नल गाइडलाइंस दे देता है कि किस काम को कैसे करना है। क्या देता है? सिर्फ गाइडलाइंस देता है हमें डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। हमारा मैनेजर एक का बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके लिए क्या देता है? ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन देता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हर टाइप के, हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में हम लोगों ने जनरल गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा था, फ्लेक्सिबल के बारे में पढ़ा था, हमें मेनली बिहेवियरल के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो बताइए इसमें से कौन सा फीचर आपको दिख रहा है इसमें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा हर साइज, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है? कौन सा फीचर है ये क्या जनरल गाइडलाइन से रिलेट करता है? नहीं। ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है? नहीं। ये मेनली बिहेवियर को हाईलाइट करता है? नहीं। ये किसको हाईलाइट करता है? हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को हाईलाइट करता है कि हर जगह, हर टाइप के, हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह हमारा अप्लाई होता है, हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेकंड का हो गया डी। फीचर्स आप लोगों ने ना पढ़े हो तो वीडियो में पढ़ सकते हैं, सारे फीचर्स डिटेल में मैंने बता रखे हैं। नेक्स्ट हमारा रूल ऑफ थंब रेफर्स टू। रूल ऑफ थंब के बारे में हमने पढ़ा है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पढ़ा है आप लोगों ने? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ के आइए, पार्ट 2 में ये आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसमें एक रूल ऑफ थंब है, उसका मतलब क्या है? रूल ऑफ थंब रेफर्स टू यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज। मैनेजमेंट इश्यूज को हैंडल करने के लिए अपनी खुद के जजमेंट का यूज करना, या फिर अडोप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच, या फिर हिट एंड ट्रायल अप्रोच को अडोप्ट करना टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल अप्रोच को यूज करना, या नन ऑफ द अबव, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, या बोथ ऑफ द अबव। रूल ऑफ थंब का मतलब मैंने आपको बताया था कि तुक्केबाजी मारना, ठीक है, या फिर ये लगा के देख लो शायद हो जाए काम। अपनी पर्सनल जजमेंट को लाना किसी भी मैनेजमेंट इशू को हैंडल करने के लिए, या फिर हिट एंड ट्रायल यानी कि ये कर लेते हैं, नहीं होगा तो दोबारा एक और मेथड ट्राई कर लेंगे, इस तरीके का। यही क्या है हमारा रूल ऑफ थंब, जो कि हमारे FW टेलर ने क्या बोला था, हमने अप्लाई नहीं करना, हमें एक बेस्ट मेथड चूज करना चाहिए। आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में पढ़ेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें रूल ऑफ थंब तो हमारा क्या है? दोनों ही है, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज एंड अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये दोनों ही रूल ऑफ थंब कहलाते हैं। तो आंसर हो गया बोथ ऑफ द अबव, थर्ड का डी। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है
जैसा भी मैनेजर को लगता है, जैसी भी डिमांड है, मैनेजर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर लेता है। दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, ये स्टेटमेंट क्या इम्प्लाइज करती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, रिजिड है या फिर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है या फिर फ्लैक्सीबल है या फिर कॉन्टीजेंट है। ये चारों ही हम लोगों ने किस में पढ़े हैं, अपने फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े हुए हैं। तो कौन सा फीचर हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जो मैनेजर है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। मॉडिफाई यानी कि क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्लैक्सीबल है कि वो सिचुएशन और डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, हम उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो फोर्थ का हो गया सी। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसिस ऑन लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, रेदर ऑन बेसिस ऑफ बाइस एंड प्रीजस्टाइज, यानी कि ना कि मैनेजर की बाइजनेस उसमें आनी चाहिए। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि जो हमारे डिसीजन होने चाहिए, मैनेजर जो डिसीजन ले उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, ना कि किसी तरीके का भेदभाव, यानी कि बाइजनेस होनी चाहिए, उसकी खुद का पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये गिवन स्टेटमेंट हाईलाइट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड टू, ये स्टेटमेंट क्या हाईलाइट करती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन लेता है या फिर प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी या मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। बताइए इन चारों में से क्या है। ये हमने सिग्निफिकेंस पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, वो सारे हैं कि प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट को मीट करता है या ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसमें से क्या है हमारा इसका आंसर। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए क्या है, फिर मैं बताती हूँ क्या है। इसका आंसर क्या है हमारा, साइंटिफिक डिसीजन है। बिल्कुल सही, साइंटिफिक डिसीजन है। साइंटिफिक डिसीजन हमारा क्या कहता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लॉजिकल पे एम्फेसिस करता है, मतलब लॉजिक, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लॉजिक के बेसिस पे लिए जाते हैं, रैशनल डिसीजन लिए जाते हैं, ना कि किसी बाइजनेस के बेसिस पे लिए जाते हैं, ब्लाइंड फेथ के बेसिस पे नहीं लिए जाते। तो हमारा इसका आंसर हो गया ए, साइंटिफिक डिसीजन। तो आंसर फिफ्थ का हो गया ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग फिगर्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। टेलर बोल रहे हैं कि जो छोटी छोटी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जैसे कि फिगर ऑफ आयरन है उसको लोड करना है बॉक्सेस में, उसे भी साइंटिफिकली प्लान और मैनेज करके चलना चाहिए हमें। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग, इससे सेविंग होगी ह्यूमन एनर्जी की और वेस्टेज नहीं होगा टाइम और मटेरियल का। तो आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि इसमें टेलर ने कौन सा प्रिंसिपल टेलर ने दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, वो आप लोगों ने बताना है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें काम मिलजुल कर करना है, इसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि एक बेस्ट मेथड होना चाहिए काम को करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। थर्ड हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, कि इसमें हमने पढ़ा था कि पर्सन को क्या करना चाहिए, साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसे काम देना चाहिए और उसको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, की कॉपरेट करके चलना चाहिए, अकेले के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सजेशन सुननी चाहिए, उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए उनकी सजेशन के लिए। ये हमने कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में पढ़ा था। ये चारों अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फिगर ऑफ आयरन को भी लोड करने के लिए हमें साइंटिफिक बॉक्स में लोड करने के लिए हमें साइंटिफिकली प्लान्ड और मैनेज करके चलनी चाहिए एक्टिविटीज़ को, जिससे कि हमारी ह्यूमन एनर्जी सेव हो, वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो और मटेरियल ना हो। यानी कि हर चीज़ का एक ना एक मेथड हमें क्या कर लेना चाहिए, एडप्ट कर लेना चाहिए। हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, एक बेस्ट तरीका अगर हमने अपना लिया तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये बात साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल में ये बात कही गई थी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे यही तो अप्लाई हो रहा है कि साइंटिफिकली प्लान और मैनेज कर लेना चाहिए, यानी कि एक तरीका ढूंढ लेना चाहिए हर काम को करने का। तो 6 का क्या हो गया हमारा बी। अब 7th की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स एंड साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखी होगी तो ये क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी से जल्दी आंसर्स दे पा रहे होंगे।
चलो देखते हैं 7th क्वेश्चन पूरा हमारा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, टेक्निक से रिलेट कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रिड्यूस कर दो गिवन लाइन और या गिवन प्रोडक्ट को जिसका साइज, टाइप और करेक्टरिस्टिक्स हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद कर लेना उस एग्जांपल को, कि मान लो कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े में ये साइज़ नहीं बिक रहा है, तो इस लाइन को क्या कर लेना चाहिए, मुझे रिड्यूस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, इसके रिसोर्सेज दूसरी जगह लगा देने चाहिए। तो बताइए ये कौन सी टेक्निक में मैंने बात कही थी, मैथड स्टडी में कही थी, या फंक्शनल फोरमैनशिप में कही थी, या स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में कही थी, या नन ऑफ द अबव, किस में कही थी हमने। इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि कौन सी टेक्निक का ऑब्जेक्टिव है, कौन सी टेक्निक है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की जिसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी गिवन लाइन को या प्रोडक्ट को या फिक्स्ड टाइप को, साइज को या करेक्टरिस्टिक्स को रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये किसकी बात कर रहा है, मैथड स्टडी में ऐसा नहीं होता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में नहीं होता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में जो हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बोला था उसमें हम पढ़ते हैं एलिमिनेट द अननेसेसरी डाइवर्सिटीज ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका आंसर यही है, यही ये बोल रहा है कि रिड्यूस करना चाहिए गिवन लाइन को, प्रोडक्ट को, फिक्स टाइप, साइज और करेक्टरिस्टिक्स में से कुछ भी, कि फिक्स टाइप, साइज, करेक्टरिस्टिक्स की गिवन लाइन को या प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देना चाहिए। तो यही तो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की, एलिमिनेट कर देना चाहिए। अननेसेसरी डाइवर्सिटीज ऑफ प्रोडक्ट नहीं करनी चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। जिसका कोई काम नहीं आ रहा उसको हटा देना चाहिए। 7th का आ गया सी। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन योर स्कूल, आपके स्कूल की बात आ गई है भाई यहाँ पर। यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, आप देख रहे हैं बुक्स तो ऑफिस में पड़ी हुई हैं, चौक लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है और ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में पड़ा हुआ है। जबकि सब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा है इसमें, कि चौक लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफिस में क्या कर रही हैं, और ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में क्या कर रहे हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हेयर, इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हो रहा है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट किया जा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, इक्विटी को किया जा रहा है, या ऑर्डर को किया जा रहा है, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड को किया जा रहा है, या डिसिप्लिन को किया जा रहा है। चारों ही प्रिंसिपल के बारे में मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, वीडियो जा करके देख के आइए, नहीं आता फिर भी थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट बता देती हूँ। इक्विटी यानी कि सब भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें अपने वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, किसी भी चीज़ को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ इक्विटेबल होना चाहिए। ऑर्डर यानी कि सही जगह पे सही सामान होना चाहिए, जिससे कि ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है हमारा, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है, एक बॉस होना चाहिए एक सबऑर्डिनेट के लिए। डिसिप्लिन क्या कह रहा है हमें, कि ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, ठीक है, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़ वगैरह होने चाहिए, सारा डिसिप्लिन का पार्ट आता है। तो बताइए ये जो सिचुएशन दे रही है, इस यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं दिख रहा है, और ऑर्डर कहता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होती है हर सामान की, हर मटेरियल की, हर लोग की, हर पीपल की। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन इट्स हर प्लेस, हर चीज़ की कोई ना कोई जगह होती है, उसे अपनी जगह पे ही होना चाहिए, ये हमारा ऑर्डर कहता है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बुक तो ऑफिस में रखी हुई है, चौक लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में रखा हुआ है, जो कि उल्टा पुल्टा दिख रहा है, यानी कि सब अपनी जगह पे नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर का वायलेटेड हो रहा है। तो 8th का हो गया बी। अब 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी व्योर विच एडवोकेट दैट देयर शुड बी गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, गुड सुपीरियर होना चाहिए हर एक लेवल पे। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़ का जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये, क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिट द कॉर्प्स है, ऑर्डर है, या डिसिप्लिन है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। स्पिरिट द कॉर्प्स में हम क्या करते हैं, आई को रिप्लेस करते हैं वी से, कि वो दिखाएगा, यूनिटी दिखाते हैं, इसमें यूनिटी का नहीं दिख रहा कहीं पे भी। ऑर्डर में आपको बता चुकी हूँ कि सब कुछ अपनी जगह पे होना चाहिए। A place for everyone and everything in its her place, his और her place। और क्या है, क्या बचा, डिसिप्लिन में यही तो होता है, गुड सुपीरियर होना चाहिए हर लेवल पे, और क्लियर एंड फेयर जजमेंट होनी चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होने चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़ होनी चाहिए। तो क्या हो गया, 9th का हो गया डी।
अब 10th की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हेन मैनी स्पेशलिस्ट सुपरवाइज ईच अदर, बहुत सारे स्पेशलिस्ट सुपरवाइज कर रहे हैं हर वर्कर को। व्हेन मैनी स्पेशलिस्ट सुपरवाइज ईच वर्कर, जब बहुत सारे स्पेशलिस्ट सुपरवाइज कर रहे हैं ईच वर्कर को। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक है, ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है, या हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है, या फंक्शनल फॉरमैनशिप है, या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में तो हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं एफिशिएंट को और मोटिवेट करते हैं लेस एफिशिएंट को, तो ये तो नहीं है। फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारे क्या होते हैं, हमने पढ़े थे ना, 8 स्पेशलिस्ट होते हैं और एक ही वर्कमैन होता है, सब उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई क्लर्क, कौन कौन से पढ़े थे, 4 हमारे प्लानिंग में होते हैं और 4 ही हमारे प्रोडक्शन में होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, वो सारे के सारे वर्कमैन को इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, उनका काम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 10th का हमारा क्या है, मैनी स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट किस में होते हैं, जो एक ही वर्कर को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वो किस में होते हैं, हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप में होते हैं। तो 10th का हो गया सी। अब 11th की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट दैट, कौन सा प्रिंसिपल है बताइए, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉय टर्नओवर हमें मिनिमाइज करनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि लोगों को काम से नहीं निकालना चाहिए या काम छोड़ के वो खुद ना चले जाएं। इस चीज़ को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये बात कौन सा प्रिंसिपल समझाता है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है, या रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहता है, या इक्विटी कहता है, या डिसिप्लिन कहता है। डिसिप्लिन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इक्विटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है हमारी, कि क्या होनी चाहिए हमारी जो रिमनरेशन है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, रिमनरेशन मिलती है। तो वो रिमनरेशन क्या होती है, जस्ट एंड इक्विटेबल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, जिससे कि दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले, एम्प्लॉयज़ को भी और कंपनी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉयज़ को भी। ठीक है, इतनी हमारी रिमनरेशन होनी चाहिए। तो ये तो हमारा नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि हमारा जो काम कर रहा है बंदा, जो हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट करा है, वो एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, मिनिमम फिक्स टेन्योर के लिए सेलेक्टेड होना चाहिए। उसे अपना टाइम पूरा देना चाहिए रिजल्ट को शो करने के लिए, यानी कि उन्हें जल्दी से जल्दी नहीं निकालना चाहिए। एक बार एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया तो उसको अपनी पोस्ट के लिए मिनिमम फिक्स टेन्योर के लिए रखना चाहिए। तो ये टेन्योर की बात कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर से रिलेटेड है ये। तो हमारा क्या हो गया, 11th का हो गया ए, कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर को हमें मिनिमाइज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए। अब नया बंदा, पुराने बंदे को निकाल देंगे, नया बंदा लेके आएंगे, उसको ट्रेनिंग देते रह जाएंगे, उसको पहले रिक्रूटमेंट में खर्चा, सिलेक्शन में खर्चा, ट्रेनिंग में खर्चा। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी हिल जाएगी। मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करना चाहिए। तो 11th का हो गया ए। अब 12th की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू। एक टेक्निक पढ़ी थी हमने, डिफरेंस पीस रेट सिस्टम, वो टेलर ने डेवलप करी थी, किस लिए करी थी, क्या होता था उस टेक्निक में, क्या होता है उस टेक्निक में, रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर, एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड दिया जाता था। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में, रिवॉर्ड भी दिया जाता था एफिशिएंट वर्कर को। मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर टू परफॉर्म बेटर, मोटिवेट किया जाता था इनएफिशिएंट वर्कर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। तो क्या है हमारा, इस टेक्निक में तीनों ही काम होते हैं। तो क्या हो गया आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 12th का डी। अपने आंसर्स जरा कॉपी में नोट डाउन करते जाना और मेरे साथ जरूर शेयर करना आउट ऑफ 20 आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन हमारा, वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। कौन प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें कहते हैं कि मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर, मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं कर लेने चाहिए जब हमारे एम्प्लॉयज़ कोई सजेशन दे, यानी कि सजेशन, एम्प्लॉयज़ के सजेशन को वेलकम करना चाहिए। मैनेजमेंट को अपने कान उस टाइम बंद नहीं कर लेने चाहिए। इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करिए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है, या फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, या नन ऑफ द अबव है। ये बात हमारी किस में की गई है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में कहीं की गई है कि कंपटीशन को रिप्लेस कर देना चाहिए कॉपरेशन से, और मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय के हर सजेशन को क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और बदले में उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। 13th का हो गया बी।
अब 14th की बात कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए। आपकी काफ़ी हद तक केस स्टडी भी यहाँ पे कवर हो गई है। बोर्ड्स में ऐसे ही तरीके की केस स्टडी आती है, तो वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और ऐसे ही क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे चाहिए हो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। अकॉर्डिंग टू टेलर, ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटी। द एम्प्लॉय हु possesses technical mastery should be involved in planning work, whereas those who with energy, good health may be assigned execution work. Name the related principle of scientific management. देखिए कह रहे हैं कि हर स्पेशलिस्ट को उसका काम उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। जो एम्प्लॉय टेक्निकल में मास्टर है उसको प्लानिंग वर्क देना चाहिए, और जो एम्प्लॉय हेल्दी है, एनर्जी अच्छी है, उसे एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोडक्शन में काम देना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का। क्या फंक्शनल फोरमैनशिप की बात हो रही है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात हो रही है, या डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है, या डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पर्सन को सेलेक्ट करा जा रहा है साइंटिफिकली, और उसे काम दिया जा रहा है कैसे, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम दिया जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा 14th का हो गया सी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। 14 का हो गया सी। अब 15th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। हमने टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। मैंने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया है, उसे भी पढ़ लेना, उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा जो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होता है बताइए। इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइन टू टेक डिसीजन एंड एक्शन। सेट ऑफ गाइडलाइन है जिससे हम डिसीजन और एक्शन लेते नहीं, वो तो प्रिंसिपल होता है, ये तो नहीं है, ठीक है। दे आर जनरल रूल फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ये जनरल रूल है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के लिए, नहीं, ये भी प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसीजर, ये क्या है, प्रोसीजर है, विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। ये एक प्रोसीजर है जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं जो कि हमें लेने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्निक बोलते हैं। टेक्निक इज अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। तो 15 का हो गया सी। अब 16th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन विद ऑल द नीडेड क्वालिटीज़। हम एक सिंगल पर्सन नहीं ढूंढ सकते जिसमें सारी नीडेड क्वालिटीज़ हों। टेलर सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट थ्रू दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द टेक्निक। टेलर सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट थ्रू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर सजेस्ट करते हैं कि हम स्पेशलिस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से। उस टेक्निक का नाम बताना है आप लोगों ने। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, या फिर मेथड स्टडी, या फिर मोशन स्टडी, या फिर फंक्शनल फोरमैनशिप। हाँ, एक पर्सन में ही सारी नीडेड क्वालिटीज़ नहीं होती, इसलिए वर्कमैन को क्या करा था, हमने देखा था कि 8 स्पेशलिस्ट रखते हैं जो कि वर्कमैन को सुपरवाइज करते हैं। तो इसमें यही बोल रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है कि एक ही पर्सन में सारी क्वालिटीज़ मिल जाए, इसलिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट थ्रू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमें स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ करते हुए। तो उस टेक्निक का नाम बताइए, वो टेक्निक हमारी कौन सी है, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो क्या हो गया, 16 का डी हो गया। अब 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, ही और शी कीप्स मशीन्स मटेरियल टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न वर्कर। ठीक है, ही और शी मतलब कोई बंदा है, वो मशीन, मटेरियल, टूल्स सब कुछ रेडी रखता है कि वर्कर्स उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, वे हुज वर्क इज़ डिस्क्राइब बाय दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। हमने फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 फोरमैन की बात करी है, जो वो 8 फोरमैन है उसमें से कौन सा ऐसा फोरमैन है जो मशीन, मटेरियल, टूल्स को रेडी रखता है वर्कर्स के लिए। तो बताइए कौन सा है, स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है, गैंग बॉस है, या फिर हमारा नन ऑफ द अबव है। अगर मैं स्पीड बॉस की बात करूँ तो स्पीड बॉस तो टाइम देखते हैं कि जो टाइम हमने डिसाइड करा है उसमें हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिपेयर बॉस अगर कोई मशीनरी में ख़राबी हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वर्किंग प्रॉपर कंडीशन, हमारी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देखते हैं मशीनरी और टूल्स वगैरह की। ठीक है, और जो गैंग बॉस है वो क्या करते हैं, वो मशीन्स, टूल्स और मटेरियल रेडी रखते हैं वर्कर्स के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा गैंग बॉस। 17 का हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फेयर इंसिस्ट दैट गुड सेंस एंड एक्सपीरियंसेस आर नीडेड to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible। ये इंश्योर करना कि फेयरनेस होनी चाहिए हर एम्प्लॉयज़ के साथ,
उन्हें क्या करना चाहिए, फेयरली ट्रीट करना चाहिए, एज पॉसिबल एज, जितना पॉसिबल हो उतना क्या होना चाहिए, फेयरली ट्रीट करना चाहिए, यानी कि इक्विटेबल ट्रीट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें फेयरली ट्रीट करना चाहिए हर एम्प्लॉय को। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या इक्विटी है, ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, या नन ऑफ द अबव है। होपफुली अब तीनों आपको पता ही होंगे कि तीनों क्या हैं हमारे। तो इसका आंसर क्या है, हमारा इक्विटी है, कि हमें क्या है, फेयरली ट्रीट करना है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, बिलीफ को लेकर के, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी तरीके का भेदभाव हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं रखना है मैनेजर को। ठीक है, तो 18 का आंसर हो गया हमारा ए। अब 19 की बात कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हेन एम्प्लॉयज इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट विद नो अथॉरिटी टू एक्सेस ओवर रॉ मटेरियल। अब क्या एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई है कि 500 यूनिट टारगेट आपको प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, टारगेट दे दिया कि 500 यूनिट का आपको प्रोडक्शन करना है, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी कि आप रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। नो अथॉरिटी टू एक्सेस ओवर रॉ मटेरियल, विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल इज बिंग वायलेटेड। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का हमारा वायलेटेड हो रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूनिटी ऑफ कमांड, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है कि उसे क्या दे दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थमा दी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 19th का भी। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ मैनेजर अवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अ पर्टिकुलर पार्टी which happens to be owned by his relative, ignoring the other parties who can supply the same at cheaper rate, which principle of Henry Ford is being violated। तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैनेजर ने क्या करा, अपने ही रिलेटिव को सप्लाई के लिए ऑर्डर दे दिया, रॉ मटेरियल के सप्लाई का ऑर्डर किसको दे दिया, पर्टिकुलर पार्टी को दे दिया, जो कि क्या निकली, उसके रिलेटिव। ठीक है, बाकी सारी पार्टी को क्या कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया, जो और पार्टी भी हमारी क्या कर सकती थी, और भी चीपर रेट पे हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैनेजर ने उन्हें इग्नोर कर दिया। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल हमारे यहाँ पे वायलेटेड हो रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूनिटी ऑफ कमांड, या नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा हो रहा है। जब हम सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो क्या हमारा मैनेजर क्या कर रहा है, यहाँ पे खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहा है, यानी कि चीपर रेट पे कहीं और भी मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने अपने रिलेटिव को ही क्या कर दिया, सप्लाई का काम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, प्रायोरिटी हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देनी चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने इंडिविजुअल गोल को अचीव करने के लिए। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है हमारा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर 20th का आंसर हो गया हमारा ए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।